वेलकम टू बिटकॉइन वर्ल्ड मीडिया, जहां हम करेंगे क्रिप्टो की बात आपके साथ। तो आज हम दो बड़े अहम बदलावों पर बात करने वाले हैं, है ना? बिल्कुल। डिजिटल दुनिया में आजकल काफी हलचल है। हाँ, एक तरफ तो ये ऑनलाइन गेमिंग पर सरकार का नया सख्त रवैया है, हम्म। और दूसरी तरफ वो क्रिप्टो करेंसी, उस पर भी शिकंजा कसता जा रहा है। हाँ, खासकर वो नई साइबर क्राइम रिपोर्ट आने के बाद। सही। तो हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स और मतलब जानकारी है, और आज हम इन्हीं पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जरूर। और ये दोनों ही मामले देखा जाए तो दिखाते हैं कि सरकार अब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर पैसों के लेन देन को लेकर कितनी ज्यादा गंभीर हो गई है। हाँ, लगता है अब वो दिन गए जब ये सब बिना किसी खास नियम कानून के चलता था। बिल्कुल। तो शुरुआत करें गेमिंग बिल से। हम्म। उसने तो कई लोगों को चौंका दिया है। हाँ बिल्कुल, ये वाकई में मतलब अचानक सा हुआ। अगस्त 2025 से भारत में उन ऑनलाइन गेम्स पर रोक लग गई है जिनमें असली पैसा लगता है। हम्म। सरकार में 20-21 अगस्त को ही ये ऑनलाइन गेमिंग बिल पास कर दिया, बहुत तेजी से। और ये बिल वो बिल्कुल साफ है, कोई भी ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म, जहां पैसे लगते हैं। हाँ, जहाँ खेलने के लिए पैसे जमा करने हो या मतलब किसी भी तरह का दाव लगाना पड़े, अच्छा। जिसे कानून की भाषा में ऑनलाइन मनी गेमिंग कहा गया है, वो अब अगैर कानूनी होगा। ये एक बहुत बड़ा कदम है देखा जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि जो गेम्स सिर्फ मतलब मजे के लिए हैं, पॉइंट्स वाले, हाँ, जिनमें असली पैसा नहीं लगता, शायद उन पर असर ना हो। लेकिन जहां भी असली कैश इन्वॉल्व है वो सब बंद। क्या ये इतना सीधा है? हाँ, मोटे तौर पर हाँ। यहाँ फर्क स्किल या चांस का नहीं देखा जा रहा है, बात है असली पैसे के दाव की। अगर पैसा लग रहा है तो ये नियम लागू होगा। और सरकार इसे हल्के में नहीं ले रही है। इसे लागू करवाने के लिए एक नई ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी भी बनाई जा रही है। और अगर कोई मतलब इससे ना माने तो सजा वगैरह भी है? सजा तो काफी सख्त रखी है। जुर्माना? बाप रे, 1 करोड़! हाँ, तो ये आंकड़े साफ बताते हैं कि सरकार इसे सिर्फ एक छोटा मोटा नियम उल्लंघन नहीं मान रही, ये गंभीर अपराध की श्रेणी में रखा जा रहा है। शायद सरकार को लग रहा था कि स्थिति वो नियंत्रण से बाहर जा रही थी। इसका असर तो फिर इंडस्ट्री पे तुरंत दिखा होगा, इतनी बड़ी रोक एकदम से। बिल्कुल, बिजली की तेजी से असर हुआ। आप सोचिए, बिल पास होते ही कई बड़ी बड़ी गेमिंग कंपनियों ने अपने असली पैसे वाले फीचर्स बंद कर दिए। जैसे कि ड्रीम 11, MPL जैसे बड़े नाम, उन्होंने फॉरेन पैसे वाले कॉन्टेस्ट और गेम्स रोक दिए। हाँ हाँ, मैंने भी सुना। ड्रीम 11 तो कह रहा है कि राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही ये फीचर्स पूरी तरह हटा देंगे। बिल्कुल। और MPL ने भी कहा है कि वो पैसे वापस करेंगे। और भी कई नाम हैं, गेम्सक्राफ्ट, ज़ूपी, प्रोबो। अच्छा, इन सब ने बंद कर दिया। गेम्सक्राफ्ट ने अपने रमी ऐप से ऐड कैश का ऑप्शन हटा दिया। ज़ूपी और प्रोबो जैसे कुछ प्लेटफॉर्म्स ने तो अपना ऑपरेशन ही मतलब पूरी तरह रोक दिया है, कम से कम फिलहाल के लिए। ओह। माई 11 सर्कल, रमी कल्चर, विंजो जैसी दूसरी कंपनियों ने भी ऐसे ही कदम उठाए हैं। एक दिलचस्प बात यह है कि ज्यादातर ने फ्री टू प्ले यानी बिना पैसे वाले गेम्स चालू रखे हैं। अच्छा, वो चलते रहेंगे। हाँ, और पैसे निकालने की सुविधा भी दे रहे हैं। लेकिन जो बिजनेस का मेन मॉडल था, असली पैसे वाला, वो तो हिल गया है पूरी तरह से। तो ये एक तरह से पूरी इंडस्ट्री के लिए एक मतलब बहुत बड़ा झटका है। बिल्कुल। खैर, जहां गेमिंग इंडस्ट्री इस सीधी कार्रवाई से जूझ रही है, वहीं दूसरी तरफ क्रिप्टो को लेकर सरकार का रवैया थोड़ा अलग पर उतना ही गंभीर लग रहा है। वो साइबर क्राइम वाली रिपोर्ट है ना? हाँ बिल्कुल। पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी की साइबर क्राइम पर एक ताज़ा रिपोर्ट आई है और इसमें क्रिप्टो करेंसी का जिक्र आप देखिए बार बार हुआ है, और ज्यादातर चिंता जताते हुए। ये रिपोर्ट और गेमिंग बिल, ये दोनों मिलकर एक बड़ी तस्वीर दिखा रहे हैं। कितनी बार और किस तरह से जिक्र है क्रिप्टो का? क्या है मुख्य चिंताएं? रिपोर्ट में करीब 15 बार क्रिप्टो का उल्लेख है, और लगभग हर बार इसे साइबर खतरों से, गैर कानूनी कामों से या फिर सुरक्षा चिंताओं से जोड़ा गया है। एक खास शब्द जिसका जिक्र है वो है क्रिप्टो जैकिंग। क्रिप्टो जैकिंग, ये क्या चीज है? सुनने में ही अजीब है। आसान भाषा में? आसान भाषा में सोचिए कि कोई हैकर आपके कंप्यूटर या फोन में घुस जाए बिना बताया। हाँ, आपकी जानकारी के बिना, और फिर आपके डिवाइस की प्रोसेसिंग पावर का इस्तेमाल करके अपने लिए डिजिटल पैसा यानी क्रिप्टो कॉइन बनाने लगे। अरे! आपका डिवाइस धीमा हो जाएगा, बिजली ज्यादा खर्च होगी और आपको शायद पता भी ना चले। ये है क्रिप्टो जैकिंग। बाप रे, ये तो बड़ा ही मतलब छुपा हुआ सा अपराध है। और क्या चिंताएं हैं रिपोर्ट में? एक और गंभीर मुद्दा उठाया गया है, वो दक्षिण पूर्व एशिया में जो बड़े बड़े ऑनलाइन स्कैम सेंटर्स चल रहे हैं ना। हाँ, सुना है उनके बारे में।
रिपोर्ट बताती है कि इन सेंटर्स में लोगों से धोखाधड़ी तो होती ही है, कई बार मानव तस्करी जैसे बहुत गंभीर अपराध भी होते हैं। और इन सब गैर कानूनी कामों के लिए पैसों का लेन देन अक्सर क्रिप्टो के जरिए होता है। क्यों? उसे ट्रैक करना मुश्किल होता है क्या? हाँ, ऐसा माना जाता है कि उसे ट्रैक करना मुश्किल है, इसीलिए अपराधी इसे पसंद करते हैं। तो मतलब क्रिप्टो को सीधे सीधे गैर कानूनी कामों की फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग से जोड़ा जा रहा है? रिपोर्ट तो इसी ओर इशारा कर रही है। मनी लॉन्ड्रिंग यानी काले धन को सफेद बनाने का जिक्र बार बार है। रिपोर्ट कहती है कि P2P ट्रांसफर, P2P मतलब? पेयर टू पेयर, मतलब जब दो लोग सीधे एक दूसरे को क्रिप्टो भेजते हैं बिना किसी बैंक या एक्सचेंज के बीच में आए। अच्छा। तो P2P ट्रांसफर और विदेशी प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके पैसा बहुत आसानी से और तेजी से एक देश से दूसरे देश भेजा जा सकता है। इससे गैर कानूनी पैसे को छुपाना आसान हो जाता है। लेकिन क्या सारे क्रिप्टो लेन देन ऐसे ही होते हैं? मतलब क्या ये क्रिप्टो की पूरी सच्चाई है? रिपोर्ट इस पर कुछ कहती है? देखिए, रिपोर्ट मुख्य रूप से जोखिमों पर ध्यान दे रही है। हम्म। ये जरूरी नहीं कि हर लेन देन गलत हो, लेकिन रिपोर्ट उन तरीकों पर रोशनी डाल रही है जिनसे इसका गलत इस्तेमाल हो रहा है या हो सकता है। एक और बड़ी चिंता है रैंसमवेयर। हाँ, रैंसमवेयर, ये तो आजकल बहुत सुनने में आता है। कंप्यूटर हैक करके फिरौती मांगना है ना? बिल्कुल। और रिपोर्ट चेतावनी दे रही है कि रैंसमवेयर अब सिर्फ कंपनियों के लिए नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए? कैसे? सोचिए, अस्पतालों, स्कूलों, यहाँ तक कि सरकारी दफ्तरों के सिस्टम लॉक कर दिए जाते हैं और फिर उन्हें खोलने के बदले क्रिप्टो में मोटी फिरौती मांगी जाती है। ये तो सीधे सीधे आम लोगों की जिंदगी और जरूरी सेवाओं पर हमला है। ये वाकई बहुत गंभीर बात है। अस्पतालों को निशाना बनाना तो मतलब बहुत ही चिंताजनक है। हाँ, और रिपोर्ट क्रिप्टो को एक छिपी हुई क्राइम एज अ सर्विस इकोनॉमी से भी जोड़ती है। क्राइम एज अ सर्विस, ये क्या है? इसका मतलब है कि अपराधी अब क्रिप्टो का इस्तेमाल करके गैर कानूनी फाइनेंशियल सेवाएं बना रहे हैं और दूसरों को बेच रहे हैं। तो कुल मिलाकर रिपोर्ट क्रिप्टो से जुड़े खतरों की एक काफी गंभीर तस्वीर पेश कर रही है। तो फिर क्या कमेटी ने गेमिंग की तरह क्रिप्टो पर भी पूरी तरह बैन लगाने को कहा है? नहीं, यहीं पर एक महत्वपूर्ण फर्क है। गेमिंग बिल ने तो सीधे सीधे असली पैसे वाले गेम्स पर रोक लगा दी। हाँ। लेकिन क्रिप्टो के मामले में कमिटी ने पूरी तरह बैन की सिफारिश नहीं की है। इसके बजाय उनका जोर मजबूत एनफोर्समेंट पर है। एनफोर्समेंट मतलब नियमों को सख्ती से लागू करवाना, निगरानी बढ़ाना और जांच पड़ताल की क्षमता को बेहतर करना। अच्छा, तो बैन नहीं पर सख्ती ज्यादा। किस तरह के सुझाव दिए हैं कमेटी ने? कई अहम सुझाव हैं। पहला, देश के हर क्षेत्र में एडवांस्ड क्रिप्टो फोरेंसिक्स लैब बनाने की बात कही गई है। फोरेंसिक्स यानी वो जांच पड़ताल? हाँ, डिजिटल सबूतों की बारीकी से जांच करना। मतलब क्रिप्टो से जुड़े अपराधों की तह तक जाने के लिए खास लैब्स और एक्सपर्ट्स चाहिए। तकनीक का जवाब तकनीक से, और क्या? दूसरा, विदेशी सरकारों के साथ डेटा शेयरिंग के बेहतर समझौते करने पर जोर है, क्योंकि क्रिप्टो का लेन देन अक्सर बॉर्डर पार होता है, तो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बहुत जरूरी है। सही बात है। तीसरा, जांच एजेंसियों को क्रिप्टो वॉलेट्स और एक्सचेंजों की ज्यादा सक्रिय निगरानी करने को कहा गया है। वॉलेट्स जहां क्रिप्टो रखते हैं और एक्सचेंज जहां खरीदते बेचते हैं? बिल्कुल, उनकी निगरानी बढ़ानी होगी। तो रणनीति है पकड़ो और सजा दो, न कि बंद कर दो। ये गेमिंग वाले अप्रोच से तो काफी अलग लगता है। ऐसा क्यों? क्या क्रिप्टो को पूरी तरह बैन करना मुश्किल है या सरकार इसका कोई फायदा भी देख रही है? ये अच्छा सवाल है। हो सकता है दोनों बातें हों। क्रिप्टो को टेक्नोलॉजी के लेवल पर पूरी तरह बैन करना शायद ज्यादा मुश्किल हो, और साथ ही शायद सरकार ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के कुछ पॉजिटिव इस्तेमाल को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहती। लेकिन रिपोर्ट का संदेश साफ है, अगर क्रिप्टो को रहना है तो उसे सख्त नियमों के दायरे में रहना होगा, खासकर मनी लॉन्ड्रिंग और गलत इस्तेमाल रोकने के लिए। ये दिलचस्प है। तो अगर हम अभी के नियमों को देखें, भारत में क्रिप्टो को लेकर अभी क्या स्थिति है, संक्षेप में बताएं तो। अभी मुख्य नियम टैक्स से जड़े हैं। क्रिप्टो से जो भी कमाई होती है उस पर 30% का बाहरी टैक्स लगता है। 30%, काफी ज्यादा है। हाँ, और हर क्रिप्टो लेन देन पर 1% TDS यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स भी कटता है। अच्छा। रेगुलेशन की बात करें तो जो भी कंपनियां क्रिप्टो एक्सचेंज चलाती हैं या कस्टडी सर्विस देती हैं, वॉलेट या माइनिंग पूल चलाती हैं, उन्हें FIUIND के साथ रजिस्टर करना जरूरी है। FIUIND? फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया, ये मनी लॉन्ड्रिंग पर नजर रखने वाली सरकारी एजेंसी है। और SEB या RBI का क्या रोल है इसमें? सेबी मतलब सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया,
वो उन क्रिप्टोज या टोकन पर नजर रखता है जो शेयर्स या बॉन्ड्स जैसे लगते हैं, जिन्हें सिक्योरिटीज कहते हैं। ठीक है। और आरबीआई यानी रिजर्व बैंक वो भी अपना एक फ्रेमवर्क बना रहा है, शायद 2025 तक आ जाए। वो बताएगा कि बैंक्स और दूसरी फाइनेंशियल संस्थाएं क्रिप्टो से कैसे डील कर सकती हैं। और हाँ, सरकार कंसल्टेशन पेपर और सैंडबॉक्स स्कीम भी चला रही है। सैंडबॉक्स स्कीम ये क्या होती है, आसान शब्दों में? सैंडबॉक्स को आप एक तरह का सुरक्षित खेलने का मैदान समझिए। खेलने का मैदान? हाँ, जहाँ नई टेक्नोलॉजी या नए बिजनेस आइडिया को छोटे पैमाने पर कुछ नियमों की छूट के साथ टेस्ट किया जा सकता है। इससे रेगुलेटर्स को भी समझ आता है कि नई चीज कैसे काम करती है और उसके क्या जोखिम या फायदे हैं, बिना उसे पूरी तरह रोके या हाँ कहे। अच्छा, ये तो बढ़िया तरीका है। और एक और बात, अक्टूबर में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड (FSB) नाम की एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, वो भारत के फाइनेंशियल सिस्टम का रिव्यू करने वाली है। इसमें क्रिप्टो रेगुलेशन पर भारत ने क्या किया है, इस पर भी नजर रहेगी। तो एक तरह का अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी है कि भारत इस पर अपनी स्थिति साफ करे। इन सब बातों को देखते हुए क्या लगता है आपको, क्या जल्द ही एक बड़ा पूरा क्रिप्टो कानून आने वाला है? माहौल तो वैसा ही लग रहा है, गेमिंग बिल और इस रिपोर्ट के बाद। हाँ, पूरी संभावना है। सारे संकेत यही इशारा कर रहे हैं कि सरकार अब एक व्यापक क्रिप्टो रेगुलेशन बिल लाने की तैयारी में है। ये बिल शायद बहुत सी कंफ्यूजन को दूर करेगा। और इस बिल में क्या खास हो सकता है, क्या अंदाजा है आपका? देखिए, उम्मीद तो यही है कि बिल साफ करेगा कि कौन सी क्रिप्टो गतिविधियां कानूनी हैं और कौन सी नहीं। जो एक्सचेंज है, वॉलेट प्रोवाइडर हैं, कस्टोडियन है, उनके लिए लाइसेंस लेना शायद जरूरी हो जाएगा। KYC यानी अपनी ग्राहक को जाने और AML यानी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग नियम, ये और भी सख्त किए जा सकते हैं ताकि गुमनाम लेन देन को रोका जा सके। और लेन देन की निगरानी, रिपोर्ट में इस पर काफी जोर था। हाँ, उस पर बड़ा फोकस रहने की उम्मीद है। एक्सचेंजों को शायद हर लेन देन पर कड़ी नजर रखनी होगी और कोई भी संदिग्ध गतिविधि दिखे तो उसकी रिपोर्ट तुरंत FIUIND और CERTIN को करनी होगी। CRTIN? इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, साइबर सुरक्षा देखती है ये एजेंसी। और जैसा कमिटी ने कहा, डिजिटल फोरेंसिक्स की क्षमता बढ़ाई जाएगी, नई लैब्स, पुलिस और एजेंसियों की ट्रेनिंग, ताकि ब्लॉकचेन के डेटा का विश्लेषण करके अपराधों को सुलझाया जा सके। ये सब तो ठीक है, मतलब नियंत्रण और सख्ती की बातें हुई, लेकिन क्या सरकार ब्लॉकचेन या डिजिटल एसेट्स में जो नई खोज हो रही है, इनोवेशन, उसको भी कहीं बढ़ावा दे रही है या सिर्फ जोखिम ही देख रही है? नहीं, ये कहना सही नहीं होगा कि सिर्फ सख्ती ही हो रही है। सरकार एक दूसरे रास्ते पर सुरक्षित डिजिटल इनोवेशन को सपोर्ट भी कर रही है, जैसे DeFi, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। हाँ, CBDC यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, और टोकनाइज्ड एसेट्स, जैसे प्रॉपर्टी को डिजिटल टोकन में बदलना। बिल्कुल। इन सब के लिए रेगुलेटरी सैंडबॉक्स बनाए जा रहे हैं, जिनका हमने अभी जिक्र किया। और वो नीति आयोग भी तो कुछ कर रहा है। हाँ, नीति आयोग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जमीन के रिकॉर्ड को पारदर्शी और सुरक्षित बनाने, सप्लाई चेन मैनेजमेंट को बेहतर करने, ट्रेड फाइनेंस को आसान बनाने जैसे कामों में करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट चला रहा है। तो कोशिश ये भी है कि टेक्नोलॉजी के अच्छे इस्तेमाल को बढ़ावा मिले। लेकिन फिर वही सवाल मन में आता है, अगर नियम बहुत ज्यादा सख्त हो गए, बैन भले ही ना लगे, तो क्या इसका उल्टा असर नहीं होगा? जैसे गेमिंग में डर है कि सब कुछ अंडरग्राउंड चला जाएगा ब्लैक मार्केट में। ये एक बहुत बड़ा जोखिम है, बिल्कुल सही कहा आपने। अगर नियम इतने कड़े हों कि जो बिजनेस सही तरीके से काम करना चाहते हैं उनके लिए भी मुश्किल हो जाए, या इनोवेशन का गला घोंट दें, तो सारी गतिविधियां अनौपचारिक या ब्लैक मार्केट में जा सकती हैं। और वहां तो निगरानी और मुश्किल होगी। बिल्कुल, वहां निगरानी करना और भी मुश्किल हो जाएगा, जिससे गैर कानूनी कामों का खतरा असल में बढ़ सकता है। ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन साधने वाली बात है। तो फिर रास्ता क्या है? एक तरफ जोखिम है, दूसरी तरफ इनोवेशन की संभावना भी है। शायद एक संतुलित सोचा समझा नजरिया सबसे अच्छा हो। पूरी तरह बैन या बहुत ज्यादा सख्ती के बजाय एक ऐसा रेगुलेटरी ढांचा बनाया जाए जो रिस्कों को कम करे, लेकिन जो वैध और पारदर्शी तरीके से काम करने वाले बिजनेस हैं उन्हें फलने फूलने का मौका भी दे। शायद RBI के टियर्ड मॉडल जैसा कुछ, जिसमें जोखिम के हिसाब से अलग अलग नियम हों। हाँ, कुछ वैसा। संक्षेप में कहें तो भारत इस वक्त डिजिटल फाइनेंस और गेमिंग के रेगुलेशन को लेकर एक अहम मोड़ पर खड़ा है। गेमिंग पर सीधी रोक दिखाते हैं कि जरूरत पड़ने पर सरकार कड़े कदम उठा सकती है। वहीं साइबर क्राइम रिपोर्ट और कमिटी की सिफारिशें क्रिप्टो पर एक सख्त निगरानी केंद्रित रेगुलेटरी व्यवस्था की ओर इशारा करती हैं, जिसका मुख्य निशाना
मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध इस्तेमाल रोकना होगा। आने वाले महीनों में ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि सरकार इनोवेशन और नियंत्रण के बीच ये संतुलन कैसे साधती है। बिल्कुल, ये तो साफ है कि आने वाला वक्त क्रिप्टो और ऑनलाइन गेमिंग दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए, अब एक सवाल लेते हैं जो शायद इस पूरी चर्चा का सार है। सवाल, अगर हम गेमिंग पर लगे बैन और क्रिप्टो पर आने वाले संभावित नियमों की तुलना करें तो क्या इनमें कोई बुनियादी सोच का फर्क नजर आता है? जवाब हाँ, एक बुनियादी फर्क तो दिखता है, बिल्कुल। गेमिंग के मामले में सरकार ने सीधे तौर पर असली पैसे वाले मॉडल पर ही पूरी तरह रोक लगा दी। ये एक तरह से उस गतिविधि को ही बंद करने जैसा है। जबकि क्रिप्टो के मामले में अब तक के जो संकेत मिल रहे हैं, खासकर कमेटी रिपोर्ट से, वो पूरी तरह बैन के बजाय नियंत्रण और निगरानी पर ज्यादा केंद्रित लगते हैं। अच्छा, ऐसा लगता है कि सरकार क्रिप्टो के अस्तित्व को शायद स्वीकार कर रही है, लेकिन उसे अपनी शर्तों पर लाना चाहती है, कड़ी निगरानी और नियमों के दायरे में, ताकि उसके गलत इस्तेमाल को रोका जा सके। तो कह सकते हैं गेमिंग में नो और क्रिप्टो में हाँ लेकिन वाला रवैया दिख रहा है फिलहाल। चलिए, ये देखना होगा कि ये लेकिन कितना बड़ा होता है। अब जाते जाते हमारे सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं जिस पर वो सोच सकें। क्लोजिंग क्वेश्चन, समापन प्रश्न। आपको क्या लगता है, जब सरकार इस तरह के सख्त नियम या बैन लगाती है तो क्या वो वास्तव में लोगों को बचाने और सिस्टम को सुरक्षित करने में सफल होती हैं, या फिर इससे नई टेक्नोलॉजी और बिजनेस दूसरे देशों का रुख कर लेते हैं जहां नियम थोड़े उदार हों? इस पर जरूर सोचिएगा। डेली न्यूज की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।